नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। टॉप हेलिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर संजीव वैद्य। आज हम पढ़ेंगे मराठा के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जैसा आपको पता है, टॉपिक का नाम था हमारा नवीन राज्यों का उदय। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने सबसे पहले बंगाल को पढ़ा, फिर अवध को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य मराठा के बारे में। छत्रपति शिवाजी के उदय के साथ ही मराठा हिंदू राज्य की, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान किया गया। ये जो आपके सामने नक्शा है, इसको मोटे मोटे तौर पर देख लें कि मराठा साम्राज्य ओरिजिनली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ये मैप में आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा। ये देखिए आप, ये जो आप ग्रीन शेडो लाइन देख रहे हैं, ये पूरा मराठा राज्य है और दक्षिण तक इसका विस्तार था और उसके बाद आगे चल के ये नीचे तक भी ये फैलता चला गया। एक विशालकाय मराठा साम्राज्य स्थापित किया गया, जिसकी सीमाओं का विस्तार हमेशा चेंज होता रहा। कभी ये छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया, लेकिन मराठा राज्य का अस्तित्व तभी तक कायम रहा जब तक अंग्रेजों ने मराठों को चुनौती दे करके मराठा राज्य को समाप्त नहीं कर दिया। तो ब्रिटिश चुनौती के आगे फिर ये टिक नहीं पाए। लेकिन उस मुगल सत्ता के दौर में, औरंगजेब के शासनकाल में, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस जिजीविषा से, अपनी अदम्य साहस के बल पर इस साम्राज्य की स्थापना की, वह इतिहास में वाकई एक काबिले तारीफ कार्य माना जाता है। आइए हम मराठों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मान के चलिए ये एक बड़ा टॉपिक है, हम इसको पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न मराठों से अवश्य आएगा, है ना भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ ही बहुत सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। उसी में से एक पश्चिम घाट पर्वतमाला पर उत्पन्न होने वाला मराठा साम्राज्य भी एक था। पश्चिमी घाट क्षेत्र में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। इस मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। देखिए, अभी तक मराठों के उदय की जो परिस्थितियां थी, मैं आपको बता दूं कि मराठों के उदय में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा योगदान था और औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीतियां थी, इसने हिंदू जन जागरण को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मराठा राज्य के उदय में औरंगजेब की नीतियां तो जिम्मेदार हैं ही, साथ ही महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी। उबड़ खाबड़ क्षेत्र था, अनुपजाऊ क्षेत्र था, संघर्षशील समाज था, रोजगार के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं थे और ऊपर से मुगलों की जो नीतियां थी, उसने इस हिंदू पातशाही के उदय में योगदान दिया और संयोग से उनको छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा एक योग्य नेतृत्व भी प्राप्त हो गया। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर है। हम थोड़ा सा शिवाजी का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। शिवाजी का जो जीवन परिचय है, आप ध्यान रखिए, यहां से प्रश्न बनते हैं। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और ये बीजापुर के सुल्तान के एम्प्लॉय हुआ करते थे। माता का नाम जीजाबाई था और शिवाजी के चरित्र निर्माण में जीजाबाई माता का सबसे बड़ा योगदान है। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनका नाम था समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। समर्थ स्वामी रामदास के माध्यम से ही शिवाजी को राष्ट्र प्रेम, धर्म रक्षा की भावना सीखने को मिली। माता जीजाबाई का जो सीख थी, उन्होंने उन्हें महान बनाने में बहुत बड़ी मदद की। शिवाजी की 2 पत्नियां थीं, सईबाई निम्बालकर और सूर्याबाई। शिवाजी ने, देखिए, समर्थ स्वामी रामदास जी के माध्यम से शिवाजी ने राष्ट्र प्रेम का सबक सीखा। शिवाजी बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। शिवाजी ने युवावस्था में ही अपने साथियों के साथ एक छोटा सा गुरिल्ला स्क्वाड डेवलप कर लिया था और छापामार युद्ध प्रणाली का उन्होंने आविष्कार किया। पूरी दुनिया को छापामार युद्ध प्रणाली या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। शिवाजी ने यह प्रणाली मलिक अंबर से प्राप्त की और इसे एक व्यवस्थित स्वरूप दिया। असल में शिवाजी की जो छापामार युद्ध प्रणाली थी,
वो इस सिद्धांत पर आधारित थी कि वे जानते थे कि हमारे जो परंपरागत शत्रु हैं मुगल अफगान, हम उनसे सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने गुरिल्ले की तरह छुप करके आक्रमण करने की नीति को विकसित किया। आगे चल करके बाजीराव पेशवा ने इस गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को और विस्तृत स्वरूप प्रदान किया। तो शिवाजी ने अपने साथियों के साथ एक गुरिल्ला स्क्वाड तैयार किया और आसपास के मुगलों के, बीजापुरियों के किलों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले को उन्होंने जीता। बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अपना अधिकार कर लिया। 1646 में शिवाजी ने तोरण के किले को जीता और इसी क्रम में 1656 में उन्होंने रायगढ़ के किले पर विजय प्राप्त की। ऐसे उन्होंने बहुत सारे किले जीते और अपनी स्थिति को मजबूत किया, क्योंकि इन किलों से उन्हें अनाज और रसद वगैरह तो प्राप्त होती थी, आर्म्स एंड एमुनेशंस भी भारी मात्रा में प्राप्त हो जाते थे। तो धीरे धीरे शिवाजी ने अपनी मराठा सेना का विस्तार करना शुरू कर दिया और रायगढ़ के किले को जीतने के पश्चात उन्होंने रायगढ़ को ही अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। ठीक है, तो इस तरीके से शिवाजी किलों को जीतते गए और आगे बढ़ते रहे। शिवाजी के पास एक से एक होनहार सिपह सालार थे, सेनापति थे, सरदार कान्होजी आंग्रे, तानाजी, ऐसे बहुत सारे लोग शिवाजी की फौज में शामिल थे। देखिए, शिवाजी और मुगलों के बीच जो पहला संघर्ष हुआ वो 1657 में हुआ, जिसमें बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को भेजा शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन शिवाजी ने अफजल खां का ही वध कर दिया। शिवाजी अफजल खां की घटना मराठा इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जहां पर शिवाजी ने अपने से दुगने लंबे चौड़े एक बहादुर अफजल खां का उन्होंने वध किया। इस घटना को लेकर के प्रसिद्ध इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार क्या लिखते हैं, हीरे ने हीरे को काट दिया। यहां पर एक हीरा है छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरा हीरा है अफजल खां। तो हीरे ने हीरे को काट दिया, ये एक बड़ा प्रसिद्ध कोटेशन है। शिवाजी और मुगलों का संघर्ष इसके बाद कंटिन्यूअस चलता रहा। औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए 1660 में अपने एक योग्य सेनापति शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां ने बीजापुर के साथ मिलकर के शिवाजी महाराज को हराने की योजना बनाई, लेकिन 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर हमला कर दिया। शाइस्ता खां घायल हो गया, उसकी उंगलियां कट गईं और वो जान बचा करके बड़ी मुश्किल से वहां से बच करके भागा। अब मुगल परेशान हो चुके थे शिवाजी से। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा बोलता था। शिवाजी की कारगुजारियों से मुगल काफी परेशान हो चुके थे। अंततः औरंगजेब ने अपने प्रभावशाली योग्य राजपूत सरदार राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा 1665 में। जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु बाध्य कर दिया। शिवाजी के पुरंदर के किले में उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया और 1665 में छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में राजा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई। यह संधि मराठा इतिहास में और मुगल इतिहास में काफी महत्व रखती है। इस संधि की अपनी कुछ विशेषताएं थी, जैसे इस संधि के द्वारा मराठों को काफी नुकसान उठाना पड़ा और बाद में आगे चल के मराठों ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन भी कर दिया। शिवाजी महाराज ने अपने जो 35 किले जो उन्होंने जीते थे, उसमें से 23 किले औरंगजेब को सौंप दिए। 35 में से 23 किले औरंगजेब को सौंप दिए और साथ ही मुगल और बीजापुर के मध्य संघर्ष में शिवाजी महाराज ने मुगलों को 5000 घुड़सवार देना मंजूर कर दिया। मतलब मुगल और बीजापुर राज्य के बीच में संघर्ष हो रहा था, उसमें शिवाजी मुगलों को सैन्य समर्थन देने के लिए, साथ ही शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में उचित मनसब देना निश्चित किया गया। औरंगजेब ने संधि को स्वीकार कर लिया और शिवाजी के लिए फरमान और खिलियत भी भेंट की। अब भाई इस संधि का बड़ा विशेष महत्व है मराठा इतिहास में भी
और मुगलों के इतिहास में भी इस संधि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस संधि के द्वारा मराठों ने मुगलों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। मराठों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मुगल ही सर्वोच्च हैं, और दूसरी तरफ मुगलों ने भी मराठों को एक शक्ति माना। मराठों ने मुगलों को सर्वोच्चता स्वीकार कर ली और मुगलों ने मराठों को एक शक्ति के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। और सबसे बड़ी बात, बीजापुर के विरुद्ध संघर्ष में मुगलों को मराठों से सहायता मिलना शुरू हो गई। तो इस प्रकार मराठे जो है एक बहुत प्रभावशाली भूमिका में पुरंदर की संधि के बाद उभर करके सामने आते हैं। इसके अलावा 1666 में शिवाजी महाराज राजा जय सिंह के आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा के किले में गए। मैं आपको इस बात का जिक्र करूं, पुरंदर की संधि के समय राजा जय सिंह ने शिवाजी से निवेदन किया कि भाई संधि तो हो गई है, अब एक बार आप औरंगजेब से मुलाकात भी करें और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके विरुद्ध कोई गलत कार्य नहीं होने दूंगा। राजा जय सिंह के आश्वासन पर छत्रपति औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए, लेकिन वहां पर उनके साथ राजा की तरह बर्ताव नहीं किया गया। इससे शिवाजी मुगल दरबार से वापस लौट गए। औरंगजेब ने क्रोधित होकर के शिवाजी महाराज को आगरा के किले में कैद करने का आदेश दिया। इस प्रकार औरंगजेब से मिलने गए और आगरा के किले में, आगरा के जयपुर भवन में, है ना, किले के समीप, किले का ही एक हिस्सा है, आगरा के जयपुर भवन में उन्हें कैद कर लिया गया। लेकिन शिवाजी तो शिवाजी साहब, उनको कोई कैद नहीं कर सकता। हीरोजी फरजंद की सहायता से शिवाजी उस किले से भागने में सफल रहे और वहां से लौट करके आकर के 1670 में शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि को ठोकर मार दी, पुरंदर की संधि का उल्लंघन किया और फिर से मुगलों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष की शुरुआत कर दी, मुगलों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब शिवाजी ने एक दीर्घकालिक संघर्ष किया और एक विशालकाय मराठा साम्राज्य स्थापित कर डाला। भाई इतना बड़ा साम्राज्य हो गया, लेकिन शिवाजी का अभी तक राज्याभिषेक नहीं हुआ था, उन्हें छत्रपति घोषित नहीं किया गया था। 1674 में शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। किसके माध्यम से? उस समय के काशी के महान पंडित विश्वेश्वर गंग भट्ट ने मंत्रोच्चारण के बीच में शिवाजी को राज्याभिषेक किया और उन्हें छत्रपति घोषित किया। यहां से इतिहास में, मराठा इतिहास में अब शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाने जाएंगे। उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किए, हिंदू पद पादशाही, ब्राह्मण प्रतिपालक, ये सब उपाधियां उन्होंने धारण की। शिवाजी ने मराठा मिलिट्री की तरफ विशेष ध्यान दिया, छापामार युद्ध प्रणाली को और व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया, नेवी पर ध्यान दिया, क्योंकि शिवाजी के पहले जो भी शासक थे किसी ने भी नौसेना पर, समुद्रों पर ध्यान नहीं दिया था। शिवाजी ने कोलाबा, यहां पर आप देखें कोलाबा जो आजकल बॉम्बे की एक कॉलोनी बन चुका है, कोलाबा और कल्याण को नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित किया। संयोग से शिवाजी महाराज को सरदार कान्होजी आंग्रे के रूप में एक योग्य व्यक्ति प्राप्त हुए और उनकी मदद से मराठा नेवी भी विकसित की गई, मराठा नौसेना का भी विस्तार किया गया। शिवाजी महाराज सिर्फ अच्छे योद्धा ही नहीं थे, शिवाजी महाराज एक अच्छे प्रशासक भी थे। एक प्रशासक के रूप में वो इस बात को जानते थे कि मेरा ज्यादातर समय युद्ध में व्यतीत होता है, महाराष्ट्र की प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, महाराष्ट्र की जो प्रजा है उसका मैं प्रतिपालक हूं। तो उन्होंने प्रशासन की उचित देखरेख के लिए, प्रशासन को उचित रूप से संचालित करने के लिए 8 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। इनकी काउंसिल को अष्टप्रधान परिषद कहा जाता है और इस अष्टप्रधान परिषद में शामिल थे पेशवा, जो कि सर्वोच्च होता था, पेशवा, अमात्य, इनके क्या क्या काम है अभी मैं आपको अगली शीट्स में बताऊंगा मैं। पेशवा, अमात्य, वाक्यानवीस, सुमंत, सुरुनवीस, सरे नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश। इसमें पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ करके ये सभी अष्टप्रधान युद्ध में भी भाग लेते थे।
तो ये अष्टप्रधान के माध्यम से शिवाजी ने इनको पूरे मराठा प्रशासन की बागडोर सौंप दी, पेशवा को इनका हेड बना दिया और इसके माध्यम से उन्होंने एक उचित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना कर डाली। इन्हें राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एक सूत्र में बांध करके मराठा राज्य स्थापित कर डाला। शिवाजी एक योग्य प्रशासक थे, एक योग्य एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसलिए उन्होंने अष्टप्रधान नामक एक परिषद का निर्माण किया। यही अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य के लिए जिम्मेदार होगी और इनकी जो भर्ती होती थी वो योग्यता के आधार पर होती थी। अब इन अष्टप्रधानों के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा कि इन अष्टप्रधानों का महत्व क्या था, ये क्या काम करते थे, इनका पोर्टफोलियो क्या था, इनके डिपार्टमेंट्स क्या थे। अष्टप्रधानों में सबसे हेड होता था पेशवा। पेशवा को आप आज के प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं। शुरुआत में पेशवा प्रधानमंत्री होता था, लेकिन जैसे जैसे मराठा हिस्ट्री में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे पेशवा ही वास्तविक प्रधान हो जाएगा और राजा नाम मात्र का हो जाएगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। पेशवा जो है प्रधानमंत्री होता था और राजा की अनुपस्थिति में शासन की पूरी देखरेख उसके हाथों होती थी। वो अष्टप्रधान परिषद का हेड था, मतलब ही इज द चीफ ऑफ कैबिनेट, और अष्टप्रधान से रिपोर्टिंग लेता था और महाराज के पास, सम्राट के पास वो भेजता था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मराठा प्रधानमंत्री। दूसरा होता था अमात्य। इसे मजमुआदार भी कहते थे, यहां पर देख सकते हैं। अमात्य का दूसरा नाम मजमुआदार था। यह वित्त मंत्री था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ऑडिटिंग का, अकाउंटिंग का वो हेड होता था। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण अष्टप्रधान में होता था उसे वाक्या नवीस कहते थे। इसका काम था दरबार और राज्य की दैनिक कार्रवाइयों का विवरण अपने पास रखना। प्रतिदिन मिनट्स एक एक जानकारी इसके पास होती थी कि दरबार में आज क्या निर्णय लिया गया, राज्य की दैनिक कार्रवाई क्या क्या हुई, इन सब की जानकारी वाक्या नवीस के पास होती थी। फिर एक होता था सुमंत, इसे दबीर भी कहा जाता था। ये एक प्रकार का विदेश मंत्री होता था, फॉरेन अफेयर्स को डील करता था। ये विदेशों के साथ हमारे क्या संबंध होंगे, दूसरी रियासतों के साथ हमारे क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे, ये सुमंत तय करता था। मराठों का विदेश मंत्री। फिर इसके बाद आता था सुरुनवीस। सुरुनवीस को चिटणिस भी कहा जाता था। देखेंगे आप यहां पर एक नाम इनका मिल रहा है, चिटणिस। यह पत्राचार विभाग का प्रधान होता था। ही इज द चीफ ऑफ ऑल गवर्नमेंट पोस्टल करस्पॉन्डेंस, मतलब विदेशों में पत्र भेजना कौन लिखेगा, सुरुनवीस लिखेगा। विदेशों से पत्र आएंगे कौन लिखेगा, सुरुनवीस लिखेगा। और साथ में ये परगनों के हिसाब किताब की भी जानकारी रखता था। फिर आता था सर नौबत अर्थात सेनापति, मिलिट्री कमांडर ऑफ मराठा आर्मी। यह राजा के उपरांत सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मराठा फौज का चीफ तो किंग होता था, राजा ही होता था, लेकिन राजा के पश्चात सेनापति की भूमिका सर ए नौबत के द्वारा निभाई जाती थी। फिर एक साहब होते थे पंडित राव। पंडित राव धार्मिक विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, जो फैसले भी देता था, न्याय भी करता था। हालांकि पंडित राव न्याय के मामले में न्यायाधीश की मदद भी करता था। जैसे अगला आप देखेंगे, न्यायाधीश भी होता था। यह न्यायिक जुडिशरी का हेड होता था और धार्मिक मामलों में जब न्यायाधीश निर्णय देता तो पंडित राव से मदद लेता था। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। हिंदू रीति रिवाज, प्राचीन संहिताओं के माध्यम से फैसले दिए जाते थे। ये जो दो पद हैं, पंडित राव और न्यायाधीश, इनकी खास बात यह है कि ये कभी भी युद्ध में भाग नहीं लेते थे। इनके अलावा जितने भी आपने अष्टप्रधान देखे हैं, ये सब के सब युद्ध में भी शामिल होते थे, लेकिन पंडित राव और न्यायाधीश को हमेशा युद्ध के मामलों से अलग रखा जाता था।